अचानक आए खतरे को महसूस करते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह तुरंत गेंद की तरह सिकुड़ गया और मिट्टी में मुंह के बल गिर गया। पलक झपकते ही हवा का झोंका पास ही एक चट्टान से टकराया और 2 मीटर से ज्यादा गहराई में धंस गया और नजरों से ओझल हो गया। यह उसका अपना ही पंखा था जो इतनी तेजी से उसकी ओर मुड़ा था कि वह मुश्किल से एक घातक प्रहार से बच पाया। अगर उसने समय रहते प्रतिक्रिया नहीं की होती तो उसका दिल छलनी हो जाता और वह तुरंत मर जाता। अगर मुझे पता होता कि यह वही है तो मैं चोरी करने नहीं आता। पन्नालाल का चेहरा अफसोस से पीला पड़ गया। उसने सोचा था कि मोटे आदमी का समर्थन डेस्टिनी हॉल के साथ भी उन्हें सफलतापूर्वक लूटने से नहीं रोक पाएगा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह भुवनेश्वर था। उसने पहले का द्वंद्व देखा था। भुवनेश्वर ने मेघरथ को, जिसने कोल्ड नेदर आर्मर पहना हुआ था, खून थूकने पर मजबूर कर दिया था। यह राक्षसी शक्ति का एक सरासर प्रदर्शन था। अपने साथियों की जांच करने के लिए मुड़ते हुए पन्नालाल ने देखा कि वह मोटा आदमी और हरी दाढ़ी वाला बुजुर्ग विरोध में आगे बढ़ रहे थे। उनकी संयुक्त ताकत 300 हॉर्स पावर से अधिक थी। फिर भी वे भुवनेश्वर के सामने नाजुक चीनी मिट्टी के बर्तन की तरह थे। एक ही कंधे के झटके से दोनों उड़ गए। जमीन पर गिरने से पहले उनके आंतरिक अंग फट गए थे और वे मौके पर ही मर गए थे। तुम। विश्वगुरु डर से कांप उठा। मंच से देखकर उसे पता था कि भुवनेश्वर बहुत ताकतवर है, लेकिन उसे एक्शन में देखकर उसे उसकी भयानक गति और ताकत का एहसास हुआ। पन्नालाल के हमले से लेकर उसके 2 सहयोगियों की मौत तक एक भी सांस नहीं गुजरी थी। जेड सुई तलवार तकनीक। यह महसूस करते हुए कि बचना असंभव है, विश्वगुरु ने अपनी कलाई हिलाई। उसकी लंबी तलवार आगे की ओर मुड़ी, जिससे तलवार की एनर्जी की एक लहर निकली जो हवा को चीरती हुई सीधे भुवनेश्वर पर निशाना साध रही थी। परिवार के समर्थन या स्वर्ग के भाग्य के बूस्ट की कमी के बावजूद वह ओरिजिन पूल दायरे के 9वें स्तर तक पहुंच गई थी। उसकी प्रतिभा स्पष्ट थी। तलवार की एनर्जी एक झाड़ू की तरह फैल गई जो 10 मीटर से अधिक की दूरी को कवर करती थी। यद्यपि यह बिखरा हुआ था, फिर भी इसकी शक्ति कम नहीं हुई, जैसे कि भुवनेश्वर की ओर उड़ती हुई असंख्य स्टील की सुइयां चुभ रही हों। एक ऐसी तकनीक जिसने एक बार एक ही स्तर के 5 विरोधियों को मार गिराया था। यह उनकी सबसे मजबूत मार्शल तकनीक थी, जेड सुई तलवार तकनीक। इस तकनीक से उसने समान रैंक के 5 विशेषज्ञों को मार डाला था। भुवनेश्वर, जिसने अभी अभी उस तगड़े आदमी और बुजुर्ग को मारा था, ने आती हुई तलवार की एनर्जी पर नजर डाली। उसने अपनी हथेली उठाई और लापरवाही से नीचे की ओर वार किया। अपनी हथेली को ब्लेड की तरह प्रयोग करते हुए एनर्जी ड्रैगन की तरह आगे बढ़ी। तलवार की एनर्जी ब्लेड की एनर्जी से ऐसे टकराई जैसे एसिड की बूंदें लोहे की सलाखों से टकरा रही हों। बिना रुके ब्लेड की एनर्जी सीधे विश्वगुरु की ओर बढ़ गई। वह चकमा देना चाहती थी, लेकिन उसे लगा कि उसकी नियति बंद हो गई है। एक घातक अपरिहार्यता उसे अभिभूत कर रही है। भाग्य तकनीक भयावह हैं क्योंकि वे आत्मा और मन को प्रभावित कर सकती हैं। केवल उनका प्रत्यक्ष सामना करके ही उनकी भयावह प्रकृति को समझा जा सकता है। यह विचार उसके दिमाग में आया ही था
कि उसका शरीर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका मांस नष्ट हो चुका था और उसकी आत्मा भी बाहर नहीं निकल सकी। 3 लोगों को एक के बाद एक मार डालने के बाद भी भुवनेश्वर की गति में कोई कमी नहीं आई। वह भागते हुए पन्नालाल का पीछा करता रहा। अपनी उंगलियों को तलवार की तरह इस्तेमाल करते हुए उसने दोनों तरफ से सटीकता से वार किया। वह तलवार का इस्तेमाल कर रहा है। दोनों तरफ काले कपड़े पहने 2 नकाबपोश लोगों ने भुवनेश्वर को देखा, जो चाकू का मास्टर था, अचानक उनके खिलाफ तलवार की एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा था। दोनों को राहत की एक अजीब सी अनुभूति हुई। ऐसा लग रहा था कि भुवनेश्वर की ब्लेड एनर्जी भयानक थी, लेकिन यह असीमित नहीं थी। ठीक वैसी ही तकनीकें जिन्हें शांत होने की आवश्यकता होती है। अपनी ब्लेड तकनीक को इस्तेमाल करने के बाद उसे फिर से इस्तेमाल करने से पहले ठीक होने के लिए समय की आवश्यकता थी, अन्यथा वह तलवार चलाने की तकनीक पर स्विच नहीं करता। तलवार के वार को रोको और तितर बितर हो जाओ। तुम बाएं जाओ, मैं दाएं जाऊंगा। बाईं ओर खड़े नकाबपोश व्यक्ति ने फुसफुसाते हुए कहा और आने वाले हमले का सामना करने के लिए अपनी तलवार उठाई। दाहिनी ओर खड़े नकाबपोश व्यक्ति ने भी सिर हिलाया और वैसी ही हरकत की तथा उतनी ही तीव्रता से उसने भी जवाबी हमला किया। 9वें स्तर के ओरिजिन कोर क्षेत्र के विशेषज्ञों के रूप में उनकी ताकत घातक जोश के साथ प्रहार करने वाले मगरमच्छों की तरह थी, हिंसक और घातक। भुवनेश्वर की तलवार की एनर्जी की हल्की चमक की तुलना में उनके हमले बहुत अधिक खतरनाक लग रहे थे। हालांकि जब उनके हथियार भुवनेश्वर की तलवार की एनर्जी से टकराए तो ऐसा लगा जैसे गर्म लोहा बर्फ से टकराया हो। प्रतिरोध न के बराबर था। दोनों व्यक्तियों के सिर हथौड़े से कुचले गए तरबूजों की तरह फट गए तथा उनके शरीर बेजान होकर गिर पड़े। यहां तक कि मृत्यु के बाद भी वे ये समझ नहीं पाए कि इतनी हल्की तलवार की एनर्जी इतनी जबरदस्त शक्ति कैसे प्रदान कर सकती है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि लगातार 5 लोगों की हत्या करने के बाद भी भुवनेश्वर की रफ्तार में कोई बदलाव नहीं आया। उसकी रफ्तार 1 सेकंड के लिए भी धीमी नहीं हुई। वे जानते थे कि भुवनेश्वर शक्तिशाली है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना शक्तिशाली होगा। दौड़ना। झूठा लुटेरा जो पन्नालाल के साथ भाग रहा था ने शुरू में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके डेस्टिनी हॉल वाइज हॉल मास्टर से लड़ने की योजना बनाई थी। हालांकि इस भयावह दृश्य को देखकर उसे लगा कि उसकी हिम्मत खत्म हो गई है। उसका लंगड़ा दाहिना पैर, जिसने उसे उसका उपनाम दिलाया था, अचानक फुर्तीला हो गया। वह आगे बढ़ा। उसकी गति पन्नालाल से भी ज्यादा थी। पन्नालाल को चीखने का मन हुआ। वह झूठा लुटेरा को 1 दशक से भी ज्यादा समय से जानता था। हमेशा से मानता था कि वह विकलांग है। झूठा लुटेरा उपनाम उसके दिमाग में बैठ गया था, लेकिन यह एक धोखा साबित हुआ। यह उस आदमी का असली त्रुप का पत्ता था। कैसा बदमाश है। जैसे ही पन्नालाल मन ही मन कोस रहा था, उसे अचानक अपने बगल में घोड़ों के खुरों की गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। अपना सिर घुमाकर उसने देखा कि एक शानदार घोड़ा उसके साथ साथ दौड़ रहा था, जो बिना किसी प्रयास के उसकी गति से मेल खा रहा था। उसे आश्चर्य हुआ जब घोड़े ने उसे देखकर मुस्कुराया। पन्नालाल अविश्वास में जम गया। वह दक्ष रैंक का विशेषज्ञ था। पूरी गति से दौड़ने पर भी
उसकी गति बाघों और तेंदुओं से भी अधिक थी। फिर भी यह घोड़ा न केवल उसके साथ बना रहा, बल्कि उसे देखकर मुस्कुराने के लिए एक पल भी निकालने की हिम्मत रखता था। ओरिजिन कोर। करीब से निरीक्षण करने पर पन्नालाल के चेहरे पर भय का भाव आ गया। यह घोड़ा साधारण नहीं था, यह ओरिजिन बीस्ट था। यह जानते हुए कि घोड़ा भुवनेश्वर से जुड़ा हुआ होगा, पन्नालाल ने अपनी हथेली घुमाई और घोड़े की ओर वार किया। इससे पहले कि हमला जमीन पर होता, घोड़े ने एक खुर उठाया और सीधे उसकी छाती पर लात मारी। यह प्रहार बहुत शक्तिशाली नहीं था, लेकिन इससे उसकी गति बाधित हो गई, जिससे वह लड़खड़ा गया। अगले ही क्षण प्रकाश की एक चकाचौंध करने वाली किरण ने उसे पूरी तरह से घेर लिया। जैसे ही उसकी चेतना लुप्त हुई, पन्नालाल ने देखा कि घोड़ा झूठा लुटेरा के पीछे आ रहा है और अपना सिर नीचे करके उस आदमी के पिछले हिस्से पर टक्कर मार रहा है। इस बल के कारण झूठा लुटेरा हवा में उड़ गया। उसके बाद एक ब्लेड की रोशनी चमकी, जिसने उसके शरीर को 2 टुकड़ों में काट कर रख दिया। झूठा लुटेरा का सिर उसके धड़ से अलग हो गया और चारों ओर खून फैल गया। पन्नालाल का दिमाग अंधेरे में डूब गया। अब जाकर उसे समझ में आया कि मोटे आदमी ने 3 अरब ओरिजिन कॉइन लेकर इतनी बेशर्मी से ब्लैक मार्केट छोड़ने की हिम्मत क्यों की। यह लापरवाही नहीं थी, यह एक जाल था जो उन्हें लुभाने के लिए बनाया गया था। इस बीच नदी के किनारे मेघ, मेघरथ और कई अन्य लोग एक छोटी नाव से उतरे। आप कह रहे हैं कि उस मोटे आदमी का पीछा करने वाले लोग पन्नालाल, झूठा लुटेरा, विश्वगुरु और 7 अन्य थे? मेघ ने अपने अधीनस्थ की रिपोर्ट सुनते हुए भौहें सिकोड़ लीं। हां सर, दुष्ट लड़ाकू का वह समूह अन्य लड़ाकू को शिकार बनाने के लिए कुख्यात है। उनकी बदनामी के बावजूद उनकी ताकत निर्विवाद है। यहां तक कि राजवंश भी कई प्रयासों के बाद भी उन्हें दबाने में विफल रहा है। उनसे निपटना आसान नहीं है। मेघ ने सिर हिलाया। वे दुष्ट लड़ाकू के बीच कुख्यात बदमाश हैं, जो अक्सर लूटपाट करते हैं और आक्रोश पैदा करते हैं। अगर मैं अचानक पकड़ा गया तो मुझे भी उनसे निपटने में मुश्किल होगी। ऐसा लगता है कि भुवनेश्वर इस बार बहुत आगे निकल गया है।